एन की वैल्यू बताइए।
दो कैपेसिटर प्लेट्स हैं। प्लेट एरिया ए है। एक डाइलेक्ट्रिक हमने लगा दिया है D/3 थिकनेस का। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स D है। अपन C इक्विवेलेंट को n टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट बाई D लिख रहे हैं। मुझे n की वैल्यू चाहिए। 5/3 आंसर है क्या सर? सर 4 है क्या आंसर? चलिए देखते हैं। अ, एक ऐसा काम करेंगे ना कि आपको जब भी आंसर देना होगा ना, तो आप मेरे को आंसर व्हाट्सएप पे DM कर देना। ठीक है, जिसका भी आंसर आएगा मैं रेस्पॉन्ड कर दूंगा कि वो सही है या गलत है। ठीक है, ताकि दूसरे आदमी को अटेम्प्ट करने में दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे साथ में सॉल्व करते हैं। ध्यान देना थोड़ा। अपने पास ये एक फॉर्मूला है और मैं इसी फॉर्मूला को यूज करने वाला हूँ। तो मैं C इक्विवेलेंट को लिख रहा हूँ A एप्सिलॉन नॉट D माइनस थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक प्लस थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर इसको सॉल्व करें, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा 6/5। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी सोच सकता था। इसको दो कैपेसिटर बना लेता। एक जो कि पूरा डाइलेक्ट्रिक से फील्ड है, इसका प्लेट एरिया ए होता लेकिन डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स D/3 होता। और दूसरा जो कि वैक्यूम से फील्ड है, तो इसका भी एरिया ए होता लेकिन डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स होता 2D/3। ये दोनों कैपेसिटर्स कैसे कनेक्टेड है? सीरीज की पैरेलल। ये जो मैंने दो कैपेसिटर्स माने, एक डाइलेक्ट्रिक वाला और एक एयर वाला, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज की पैरेलल। सीरीज। सीरीज। तो इसको ले लेते हैं C1, इसको ले लेते हैं C2। C1 की वैल्यू आपको याद होगी कि अगर किसी कैपेसिटर में पूरा हम डाइलेक्ट्रिक फिल कर दें तो उसका कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाता है, यानी K इंटू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो ये हो जाएगा 6A एप्सिलॉन नॉट बाई D। उसी तरह से सेकंड कैपेसिटेंस हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अगर सीरीज में कैपेसिटेंस है तो आपको याद होगा कि 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C इक्विवेलेंट नीचे 6A एप्सिलॉन नॉट अगर कर लें तो ये बन जाएगा D+4D। तो अगर आप ध्यान से देखें, तो वैसे इसको नीचे करता हूँ, तो C इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा 6A एप्सिलॉन नॉट बाई 5D। अगेन द सेम रिजल्ट। तो चाहे आप फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करें या फिर आप इसको दो कैपेसिटर्स में तोड़ लें, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप फिर भी सेम रिजल्ट तक ही पहुंचेंगे। तो आप कई बार इस चीज को ऐसे भी सोच सकते हैं। समझ पाए क्या इस बात को? क्लैरिटी है? यस सर। ठीक है। अब अगर उसी कॉन्सेप्ट पे चला जाए,
इस बार भी एन की वैल्यू फाइंड करके बताइए ना। आंसर आ जाए आप मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर दीजिए, मैं बता दूंगा सही है। करेक्ट है हमने। इसको ऐसा दो कैपेसिटर मान सकते हैं क्या कि एक पूरा पूरी K3 से फील्ड है, सॉरी K1 से फील्ड है, और एक पूरा पूरी K2 से फील्ड है। K1 3 है, K2 2 है। ये वाला जो कैपेसिटर है उसका एरिया A/3 है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स D है। इसका एरिया 2A/3 है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स का भी D है। और ये दोनों पैरेलल में है क्योंकि यहाँ एक कैपेसिटर बना है और ऊपर एक कैपेसिटर बना है, और दोनों के थ्रू ड्रॉप जो है वो सेम है। तो इसको C1 बना लेते हैं, इसको C2 बना लेते हैं। C1 की वैल्यू लिख रहा हूँ, K A/0 by D। C2 की वैल्यू लिख रहा हूँ, K A/0 by D। क्योंकि पैरेलल है तो इक्विवेलेंट होगा C1 + C2। तो अगर आप इसको ठीक से ऐड कर दें तो अपना n का वैल्यू आ जाएगा 7/3। लॉजिक क्लियर है? कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, लॉजिक क्लियर है ईशा? Yes, sir. परफेक्ट। चलिए फिर इसको देखते हैं।
क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। And I'm looking for energy stored in microjoules. करेक्ट ईशा। वेटिंग फॉर योर आंसर अनन्या। इसको दो कैपेसिटर की तरह सोच सकते हैं, एक जो पूरा। करेक्ट। करेक्ट अनन्या। एक पूरा जिसको कि हम D/3 का कैपेसिटर प्लेट एरिया ए का मान सकते हैं, और एक एयर फील्ड जिसका एरिया ए है लेकिन डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स 2D/3 है। C1 और C2 दो हैं। C1 की वैल्यू लिख देता हूँ A एप्सिलन नॉट बाई डी। तो इतना। C2 is A epsilon naught by 2D/3. So 1 by C equivalent is 1 by C1 plus 1 by C2। ये पूरा सॉल्व करके यानी C इक्विवेलेंट आ गया
यानी एनर्जी स्टोर्ड हाफ इंटू सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर विच इज 100। अब मेरे को ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी का वैल्यू दिया हुआ है 10 माइक्रोफैराड्स। इस पूरा चीज को सॉल्व करेंगे, 600 माइक्रो जूल्स अपना जवाब आ जाए। परफेक्ट, दोनों के आंसर सही थे। लेट्स गेट फॉरवर्ड। एनर्जी डेंसिटी इन डाइलेक्ट्रिक। ओके, मुझे एक चीज बता दीजिए कि इस समय जो कैपेसिटेंस है, क्या उसको इतना लिखा जा सकता है कि यस और नो? Yes, sir. तो जो इस समय चार्ज है वो इस पे के सीवी और इस पे माइनस के सीवी। इसका मतलब है कि इस समय जो एक फील्ड बन रहा है इस डाइलेक्ट्रिक पे, वो एक्सटर्नल फील्ड क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, यानी दिस इज द एक्सटर्नल फील्ड। इसमें कोई दिक्कत है? लेकिन डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक्सटर्नल फील्ड आएगा कि नेट फील्ड आएगा, बताइए। डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो फील्ड बनेगा वो ई एक्सटर्नल होगा कि नेट फील्ड होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक भी इंड्यूस चार्ज करेगा, ये सॉल्व। यस सर। तो ई नेट जो होगा वो अपने को पता है, वो होता है ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई के, यानी हमारा ई नेट है सीवी बाई ए एप, सॉरी, हाँ, सीवी बाई ए एप्सिलॉन नॉट। दिस इज माई नेट फील्ड। एनर्जी स्टोर्ड अगर मैं आपसे बोलूं कि वो है हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर, तो अग्री करेंगे क्या? हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर, एक बार चेक कर लीजिए। हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर, कोई दिक्कत है? No, नो sir. सर। तो एनर्जी डेंसिटी अगर मैं बोलूं, एनर्जी डेंसिटी, तो उसको मैं लिख सकता हूं एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। और इस प्लेट का ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो डिवाइडेड बाई ए इंटू डी। अब आप ध्यान से देखिए, इस यूई को हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू के इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू वी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, हाफ इंटू के इंटू एप्सिलॉन नॉट वी बाई डी का होल स्क्वायर। और क्या मैं बोल सकता हूँ वी बाई डी इज नथिंग बट ई नेट, यानी नेट फील्ड इन दिस रीजन, यस और नो? बिकॉज ई नेट इंटू डी ही पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स होता है। अग्री करते हैं? इसका मतलब है एनर्जी डेंसिटी इसको क्या बोल सकते हो, के इंटू एप्सिलॉन नॉट को कुछ जानते हैं क्या हम लोग?
K into epsilon naught. K into epsilon naught. अगर आप याद करें तो ये इक्वेशन था रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इनके बीच में ये रिलेशन था। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप के इंटू एप्सिलन नॉट को एप्सिलन बोल सकते हैं। इसका मतलब है आप एनर्जी डेंसिटी को हाफ इंटू एप्सिलन इंटू ई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर आप किसी डाइलेक्ट्रिक में हैं तो ये आपका एनर्जी डेंसिटी है। वही अगर आप वैक्यूम में होंगे तो ये एप्सिलन नॉट होगा। ठीक है, सो दिस इज एनर्जी डेंसिटी इन अ डाइलेक्ट्रिक। सर ये ई नेट CV बाई ए एप्सिलॉन नॉट कैसे आया? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्सटर्नल फील्ड, ये जो प्लस क्यू और ये माइनस क्यू है, इन्होंने एक फील्ड क्रिएट किया होगा जिसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक पे एक इंड्यूस्ड चार्ज आया होगा, जिसकी वजह से वहां एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आया होगा। तो ये एक्सटर्नल और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉम्बिनेशन आपको एक नेट फील्ड देगा, करेक्ट। ये सर। और हम डेफिनेशन ही ऐसा रखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कि नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज नथिंग बट एक्सटर्नल फील्ड डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। तो अगर मेरे को एक्सटर्नल फील्ड पता है, अगर हम उसको के से डिवाइड कर देंगे तो नेट फील्ड मिल जाएगा। डू वी एग्री ऑन दिस? यस सर। ठीक है, दिस इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो ध्यान रखिएगा कि कहीं भी एनर्जी डेंसिटी को आप डायरेक्टली हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर नहीं यूज कर सकते हैं। वो आप तभी कर सकते हैं जब आप वैक्यूम में हैं। अगर आप किसी गिवन मीडियम में हैं तो आपका एनर्जी डेंसिटी होगा हाफ इंटू एप्सिलॉन इंटू ई स्क्वायर। और ये जो ई होगा ये एक्सटर्नल फील्ड है कि नेट फील्ड है? ये जो ई है ये एक्सटर्नल फील्ड है उस मीडियम का कि नेट फील्ड है? सर नेट दिस इज फील्ड है। दिस इज नेट फील्ड ऑफ मीडियम। दिस इज नेट फील्ड ऑफ मीडियम। और एक चीज देखते हैं। बताइए, इस सिचुएशन में इस पूरे प्लेट पे जो चार्ज डेंसिटी आएगा कैपेसिटर के प्लेट पे, यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म? थोड़ा सोच के बताइएगा। इस पूरे प्लेट पे जो चार्ज डेंसिटी आएगा वो यूनिफॉर्म आएगा कि नॉन यूनिफॉर्म आएगा इस सिचुएशन में? और क्यों? इस पूरे प्लेट पे जो चार्ज डेंसिटी आएगा वो यूनिफॉर्म आएगा या नॉन यूनिफॉर्म आएगा? दैट इज समथिंग विच वी आर ट्राइंग टू आंसर।
अच्छा, एक अजम्पशन ले लेते हैं कि यूनिफॉर्म होगा। तो अगर यहाँ सिग्मा है तो यहाँ माइनस सिग्मा है। तो इसका मतलब है कि ये जो एक्सटर्नल फील्ड क्रिएट होगा वो एक्सटर्नल फील्ड होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इस बात में अगर दिक्कत है तो बताइए। क्योंकि प्लस क्रिएट करेगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट और नेगेटिव वाला भी अपनी तरफ ही करेगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, मिला के हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत है तो बोलेंगे। कोई दिक्कत है? नो सर। अब इसके वजह से हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो फील्ड आया वो है E1 और यहाँ पे जो फील्ड आया वो है E2। मुझे एक चीज बता दीजिए, अगर मैं E1 को ये लिखूं तो चलेगा, और अगर मैं E2 को ये लिखूं तो चलेगा? डेफिनेशन तो यही है ना डाइलेक्ट्रिक का। नेट फील्ड इज E एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नेट फील्ड इज E एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कोई दिक्कत है? नो सर। इसका ये मतलब है कि डेफिनेटली E1 और E2 सेम है कि डिफरेंट है, सोच के बताओ। E1 और E2 सेम होगा कि डिफरेंट होगा? दोनों का E एक्सटर्नल सेम, लेकिन दोनों का K1 K2 डिफरेंट। तो दोनों का E1 E2 सेम होगा कि डिफरेंट होगा? सर डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा। अगर E1 E2 डिफरेंट है तो E1 इंटू डी और E2 इंटू डी सेम होगा कि वो भी डिफरेंट होगा? अगर डिफरेंट E1 और होगा। E2 डिफरेंट डिफरेंट होगा। अगर E1 इंटू डी और E2 इंटू डी डिफरेंट है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस और इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है। इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस और इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है। ऐसा पॉसिबल है क्या? अगर E1 डी E2 डी के बराबर नहीं है तो हम क्लेम कर रहे हैं कि VAB इज नॉट इक्वल टू VCD। ये बात सही है कि गलत है? सही क्योंकि है। नहीं, मेरे हिसाब से VA इक्वल टू VC है, VB इक्वल टू VD है, तो VAB इक्वल टू VCD होना चाहिए। क्योंकि कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल होता है तो ए और सी का पोटेंशियल सेम, बी और डी का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो ए और बी का ड्रॉप और सी और डी का ड्रॉप सेम होना चाहिए। जबकि अगर हम सेम सिग्मा मान के स्टार्ट करते हैं तो दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है? अगर हम सेम सिग्मा मान के सॉल्व करते हैं तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है? मैंने सेम सिग्मा माना कि इस पूरे प्लेट पे सिग्मा सेम है, तो यहाँ का एक्सटर्नल फील्ड और यहाँ का एक्सटर्नल फील्ड सेम आया। अगर एक्सटर्नल फील्ड सेम आया तो नेट फील्ड दोनों का डिवाइडेड बाई K1 डिवाइडेड बाई K2, मतलब दोनों का नेट फील्ड डिफरेंट हो गया। अगर दोनों का नेट फील्ड डिफरेंट है तो दोनों का E1 इंटू डी और E2 इंटू डी डिफरेंट है। अगर दोनों का E इंटू डी डिफरेंट है तो इसका मतलब इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस और इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट आ रहा है। जबकि अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो ये एक कंडक्टर है, तो ए और सी का पोटेंशियल सेम होगा, बी और डी का पोटेंशियल सेम होगा, तो वी ए बी इक्वल टू वी सी डी आना चाहिए। इसका मतलब है रिजल्ट्स एग्री कर रहे हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है? कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा। अगर कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है तो मेरा अजम्पशन सही होता है कि गलत होता है? गलत। गलत। इसका मतलब है पूरे प्लेट पे सेम सिग्मा आएगा कि पहले डाइलेक्ट्रिक का फेस पे अलग सिग्मा आएगा और दूसरे डाइलेक्ट्रिक का फेस पे अलग सिग्मा आएगा? इस बात को समझ पा रहे हैं क्या? यस सर। ठीक है। यस सर। तो so please remember in the above case sigma will not be same on the entire plate.
ये ऐसा दिखाई देगा। इतना दूर अलग आएगा, कुछ सिग्मा वन और माइनस सिग्मा वन आएगा। और इतना दूर और इतना दूर कुछ अलग सिग्मा टू और माइनस सिग्मा टू। तो ध्यान रखिएगा कि दोनों सिग्मा सेम नहीं होगा। परफेक्ट। नेक्स्ट सिनेरियो की बात करते हैं। क्वेश्चन समझ लेना। हमने एक कैपेसिटर को एक बैटरी के अक्रॉस लगा के रखा हुआ है। बैटरी को लगे रहने देते हैं और हम यहाँ पर एक कैपेसिटर इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। और अब हम इनिशियल और फाइनल पैरामीटर्स को कंपेयर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इनिशियल कैपेसिटेंस सी एफ सी आई था, फाइनल कैपेसिटेंस सी एफ है। आप मुझे बताइए कि फाइनल कैपेसिटेंस इनिशियल कैपेसिटेंस से छोटा होगा कि बड़ा होगा कि सेम होगा? बड़ा हो गया। बड़ा होगा, क्योंकि वो के टाइम्स हो जाएगा। राइट, वो के टाइम्स हो जाएगा। तो अगर वो के टाइम्स हो जाएगा तो वो इनिशियल कैपेसिटेंस से बड़ा हो जाएगा। मुझे ये बता दीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स, इनिशियल और फाइनल, इनमें क्या रिलेशन होगा? कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कि बराबर है? Potential difference between the plates before inserting dielectric and after inserting dielectric. आप सोच करके देखो, पहले भी दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V था, और जब आप यहाँ डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे तब भी इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V ही रहेगा। तो वो चेंज करेगा कि सेम रहेगा? सर सेम रहेगा। सेम रहेगा। चार्ज के बारे में बताइए। इनिशियल और फाइनल चार्ज जो होगा वो इनिशियल चार्ज सोर्स से कम, बड़ा या बराबर? फाइनल वाला ग्रेटर होगा। Q इक्वल टू सी वी होता है, इसका मतलब है V सेम रहा लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ गया है तो चार्ज भी बढ़ जाएगा।
फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स इनिशियली और फाइनली, इनके बीच में रिलेशन बता दीजिए। ये इंक्रीज करेगा सर। एक चीज याद दिलाता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स ई इंटू डी होता है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स ई इंटू डी होता है, ना तो वी चेंज हुआ है ना डी चेंज हुआ है, तो ई चेंज करेगा कि सेम रहेगा? सेम रहेगा। सेम रहेगा। एनर्जी स्टोर्ड पहले यूआई है फिर यूएफ है। बताइए एनर्जी के लिए क्या रिलेशन? फाइनल स्टोर्ड एनर्जी ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू। यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर से फाइनल अगर लेटर होगा। हाँ सर। फाइनल ग्रेटर होगा, क्योंकि हाफ सी वी स्क्वायर से सोचोगे तो वी कांस्टेंट है लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ गया है तो स्टोर्ड एनर्जी बढ़ गया हो। ये पैरामीटर्स हमें थोड़े से समझ में आने चाहिए कि ये कैसे हमने डिड्यूस किया है। इसी सिचुएशन को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। इस बार फिर से हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं बिटवीन दी प्लेट्स टू कंप्लीटली फिल द वॉल्यूम। और फिर से हमें इनिशियल और फाइनल कंडीशंस में चीजों को कंपेयर करना है। इनिशियल और फाइनल कंडीशन में चीजों को कंपेयर करना है। पहले क्यू को कंपेयर करते हैं। क्या लगता है क्या होगा चार्ज टू का रिलेशन इनिशियली और फाइनली? चार्ज स्टोर्ड इनिशियली और फाइनली, फाइनल वाला बड़ा होगा छोटा होगा सेम होगा? याद रखना प्लेट्स आइसोलेटेड है तो किसी से कनेक्टेड नहीं है। तो जब आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो भी उनका किसी के साथ कांटेक्ट नहीं हुआ होगा। चार्ज मूव करेगा कि फिक्स रहेगा? अगर कांटेक्ट ही नहीं है किसी के साथ तो चार्ज चेंज करेगा कि कंजर्व्ड रहेगा? से कंजर्व है। इसका मतलब है क्यू फाइनल और क्यू इनिशियल सेम रहेगा। टू बी एग्री ऑन दिस? ठीक है। यस। कैपेसिटेंस बता दीजिए क्या होगा? फाइनल कैपेसिटेंस और इनिशियल कैपेसिटेंस में क्या रिलेशन? सर सेम। सोच के बताइए। आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है तो कैपेसिटेंस सेम रहेगा कि के टाइम्स हो जाएगा? पहले ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी रहा होगा, अब के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो गया है, तो कैपेसिटेंस तो बढ़ गया ना।
कैसे? कैपेसिटेंस बढ़ गया। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स की कहानी बता दीजिए, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, क्या हुआ होगा, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा? फिर बढ़ेगा। ईशा क्या लगता है क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, अगर आप V इक्वल टू क्यू बाई सी देखें, फॉर्मूला ये होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द फेसिंग सरफेस डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। क्यू सेम रहा लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ गया। चूंकि डिनोमिनेटर बढ़ गया है तो ओवरऑल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो घट जाएगा। डू वी एग्री ऑन दिस? यस और नो? Potential difference between the plates is charge on the plates divided by capacitance. चार्ज सेम रहा, कैपेसिटेंस बढ़ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा। ठीक बोल रहे हैं? यस सर। तो उस लॉजिक से मुझे बता दीजिए कि फील्ड का कहानी क्या रहेगा। फाइनल फील्ड इनिशियल फील्ड के बराबर, बड़ा या छोटा? इनिशियल वाला बड़ा होगा। अगर हम ध्यान से समझें तो पोटेंशियल डिफरेंस घट गया है, डिस्टेंस सेम रहा है, इसका मतलब है फील्ड भी घट गया होगा। परफेक्ट। स्टोर्ड एनर्जी के बारे में क्या कहना है? स्टोर्ड एनर्जी, इनिशियल वाला ग्रेटर है। इनिशियल वाला ग्रेटर है क्योंकि क्यू दोनों केस में सेम है, सेकंड केस में कैपेसिटेंस बढ़ गया है तो स्टोर्ड एनर्जी घट जाएगा। तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बना सकता है जेईई मेंस में। ये हमें पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से क्या इफेक्ट पड़ता है। और दो डिफरेंट कंडीशन है, बैटरी लगा हुआ में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करना और आइसोलेट करके इंसर्ट करना। इसी को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। एक कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस सी का वी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस लगाया हुआ है। अब एक डाइलेक्ट्रिक इसमें स्लोली इंसर्ट कर रहे हैं एक एक्सटर्नल फोर्स की मदद से। आपको मुझे बताना है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, एंड योर आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ सी वी के। ट्राई करिए एक बार, फिर डिस्कस करते हैं। आई एम लुकिंग फॉर द आंसर इन टर्म्स ऑफ सी वी एंड के।
एक एक्सटर्नल फोर्स के मदद से हम डाइलेक्ट्रिक को स्लोली इंसर्ट करवा रहे हैं। जब वो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हो जाएगा तो हमें पता करना है कि वर्क डन कितना होगा बाय द एक्सटर्नल फोर्स। जब कैपेसिटेंस सी है तो उस समय इस पे चार्ज सीवी होगा और इस पे चार्ज माइनस सीवी होगा। इस बात से अग्री करते हैं? यस सर। ठीक है। अच्छा, जब आप डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे इसमें जब आप स्लोली डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे पूरा, तो फाइनल कैपेसिटेंस जो होगा वो सी ही रहेगा कि के टाइम्स सी हो जाएगा? जब ये पूरा वॉल्यूम को आप के से फिल कर देंगे डाइलेक्ट्रिक के से, तो फिर कैपेसिटेंस सी रहेगा कि के टाइम्स सी हो जाएगा? कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है ना। तो अगर कैपेसिटेंस के टाइम्स सी हो गया तो मेरे प्लेट पे नया चार्ज के सीवी और माइनस के सीवी हो जाएगा। पहले इस बात से अग्री करते हैं? यस सर। पहले सीवी और माइनस सीवी था, अब के सीवी और माइनस के सीवी हो जाएगा। इसका मतलब है हमारे पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज सीवी से बढ़ के के सीवी हो गया, मतलब हमारे पास कुछ फ्लो ऑफ चार्ज आया होगा। वो जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो है के सीवी माइनस सीवी, यानी वो फ्लो ऑफ चार्ज है के माइनस वन इंटू सीवी। अच्छा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज बाहर आया है, इसका मतलब बैटरी पॉजिटिव
काम किया होगा, और हम उसको लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इंटू वी, चार्ज फ्लोन इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब k-1 CV²। हमारे कैपेसिटेंस के पास जो इनिशियली स्टोर्ड एनर्जी था वो था हाफ CV², और जो फाइनली स्टोर्ड एनर्जी है वो है हाफ इंटू k टाइम्स C इंटू V², यानी चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर है हाफ इंटू k-1 CV²। पहले ये सारी चीजें एक बार देख लीजिए, किसी में दिक्कत है तो बताइए। इनमें से किसी भी इंफरेंस में दिक्कत है तो बताइए। ठीक नहीं है, सर, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास फॉर्मूला है वर्क एक्सटर्नल प्लस वर्क बैटरी, ये दोनों जो काम करेंगे उससे कैपेसिटर का स्टोर्ड एनर्जी चेंज हो सकता है, हीट क्रिएट हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक मूव कर रहा है, या आगे चल के कभी प्लेट्स मूव कर जाए तो सर्किट का अगर कोई कंपोनेंट मूव करे तो उसको काइनेटिक एनर्जी देना पड़ सकता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में बोला गया था कि डाइलेक्ट्रिक स्लोली मूव कर रहा है। अगर स्लोली मूव कर रहा है तो कोई भी स्लो प्रोसेस है तो हीट हो गया जीरो, प्रोसेस स्लो है तो डेल्टा के भी हो गया जीरो। वर्क डन बाई एक्सटर्नल इज वर्क डन बाई बैटरी इक्वल टू डेल्टा यू विच इज हाफ इंटू k-1 CV²। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो एक्सटर्नल वर्क डन आ जाएगा, देखिए तो यही है क्या एक्सटर्नल वर्क डन, यस सर। राइट। एक्सटर्नल वर्क डन नेगेटिव आया है, इसका कुछ कंक्लूजन बता सकते हैं, मतलब इससे आप कुछ कंक्लूड कर सकते हैं क्या? अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्सटर्नल वर्क डन नेगेटिव आया है, इसका क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? इसको ऐसे समझते हैं, ये प्लेट था, प्लेट का डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ हो रहा है। अगर एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन नेगेटिव है, इसका मतलब एक्सटर्नल वर्क डन डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट लग रहा होगा, इसका मतलब एक्सटर्नल वर्क डन ऊपर की तरफ, एक्सटर्नल फोर्स ऊपर की तरफ लगाना पड़ रहा है, तभी तो एक्सटर्नल फोर्स और वर्क डन का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए उसका वर्क डन नेगेटिव आ रहा है। क्या अग्री करते हो क्या? यस और नो? यस सर। डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक को हम अंदर की तरफ इंसर्ट कर रहे हैं, जिसका डिस्प्लेसमेंट अंदर की नीचे की तरफ है, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन नेगेटिव आया है, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट जरूर लग रहा होगा, इसका मतलब है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। लेकिन एक चीज और है, इसका मतलब है ये अगर स्लोली मूव कर रहा है, मतलब इस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? अगर ये डाइलेक्ट्रिक स्लोली मूव कर रहा है तो इस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए, सोच के बताइए। जीरो। जीरो। इसका मतलब है जरूर कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर का जो फील्ड क्रिएटेड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स अंदर की तरफ लगा रहा है, सच दैट एफ एक्सटर्नल और एफ इलेक्ट्रिकल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, तभी तो ये स्लोली मूव कर सकता है। ये और नो? अगले क्लास में हमें यही समझना है कि ये जो कैपेसिटर है ये कैसे डाइलेक्ट्रिक पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है, और उस फोर्स का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में क्यों है। दैट इज समथिंग विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, राइट। तो फिलहाल
बस ये नेगेटिव वर्क डन से मैं इतना कंक्लूड कर सकता हूँ कि अगर डाइलेक्ट्रिक का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है तो एक्सटर्नल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा। क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक स्लोली मूव कर रहा है, इसका मतलब है इस पे नेट फोर्स जीरो है। इसका मतलब कैपेसिटर के अंदर के जो फील्ड हैं वो इस डाइलेक्ट्रिक पे फोर्स नीचे की तरफ लगा रहे हैं, सच दैट कि ये फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स एक दूसरे को मैग्नीट्यूड में कैंसिल कर दे रहे हैं। क्या इतना कंक्लूड करना सही है मेरे लिए, या इतना कंक्लूजन